नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। इंदौर के महू में राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी के लोग पीछे से संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सामने से ऐसा करने की उनकी हिम्मत नहीं है और ये डर, नफरत और हिंसा का माहौल पैदा कर रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने अंबेडकर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सभा को संबोधित किया। उनके साथ मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसके पहले राहुल गांधी की पदयात्रा खरगोन से इंदौर के महू पहुंची और सीएम भूपेश भी राहुल के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं महू और इंदौर की। तो आज महू पहुंची है राहुल गांधी की पदयात्रा, जहां पर उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और PCC चीफ कमलनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। एक किताब नहीं है, वो एक शक्ति है, एक जीवित शक्ति है, वो एक सोच है और वो एक आवाज है। उस आवाज को, उस शक्ति को और उस सोच को RSS मिटाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ता नजर आ रहा है। आज राहुल के महू दौरे से पहले मंत्री उषा ठाकुर ने महू का दौरा किया। मंत्री उषा ठाकुर की इस तस्वीर को देखिए। मंत्री उषा ठाकुर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि कैसे देश में प्रतीकों की राजनीति हो रही है। सिंबोलिज्म अब सियासत का अहम टूल बन चुका है। मंत्री उषा ठाकुर ने महू जाकर यही सिद्ध किया है। भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे। ये ऐसी गिरी हुई और छोटी हरकतें करना बंद करें, जिससे देश की एकता, अखंडता, अस्मिता को कष्ट होता है। उषा ठाकुर का ये बयान सलाह कम तंज ज्यादा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो उषा ठाकुर ने राहुल गांधी की यात्रा के बहाने कम से कम अंबेडकर को याद करने की जहमत तो उठाई। वैसे एक बात और है, कोई माने या न माने, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने राजनीतिक हलचल तो जरूर मचा दी है। ग्रेट पॉलिटिकल इवेंट करके राहुल ने कहीं न कहीं बीजेपी को चुनौती तो जरूर दी है और इसका सबूत राहुल गांधी और उनकी यात्रा को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही है, जहां आज सीएम भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेस के नेता यात्रा में शामिल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल की यात्रा मानो कांग्रेस में जान फूंकने के लिए आयोजित की गई और ऐसा होता दिख भी रहा है। आज सीएम भूपेश बघेल खरगोन पहुंचे और यात्रा में शामिल हुए। इसके अलावा मंत्री TS सिंहदेव, मोहन मरकाम समेत बाकी कांग्रेसी नेता भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। लाखों लोगों का जो लोग चल रहे हैं, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, हमें लगता है जन सैलाब 2024 में परिवर्तन लेकर आएगा। राहुल जी ने बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी ले रखी है और देश में संवैधानिक मूल्यों को, प्रजातांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखने के लिए और इतनी कठिन यात्रा कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में इसका संदेश है, पूरे देश में इसका संदेश। एक तरफ कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा को सफल बता रहे हैं, यात्रा की कामयाबी का दावा करते नहीं थक रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी यात्रा के औचित्य पर बार बार सवाल उठा रही। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का मेरे को तो औचित्य समझ में नहीं आता। भारत को क्या हो गया? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत अखंड है। कुल मिलाकर यात्रा जारी है और यात्रा पर बयानबाजी भी। देखना है कि कांग्रेस को यात्रा से कितना लाभ मिलता है। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर की जयंती और सागर गौरव दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सागर के 3 बत्ती गौर मूर्ति पर
कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर सागर के लिए अहम योगदान देने वालों को मुख्यमंत्री ने सागर रत्न से सम्मानित किया। अपने भाषण में सीएम शिवराज ने कहा कि सागर से उनका पुराना नाता है और फिलॉसफी से एमए करने के लिए उन्होंने डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय में दाखिला भी लिया था, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से वे यहाँ ज्यादा समय तक अध्ययन नहीं कर पाए। लेकिन सागर की गलियां और व्यंजन की दुकानें उन्हें आज भी याद हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री राम सहाय पांडे और गायक उदित नारायण ने प्रस्तुतियां दी। शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो दान दिया, एक राह दिखाई हमारे गौर बब्बा ने, इसलिए पाठ्य पुस्तक में किसी एक निश्चित स्थान पर गौर बब्बा का पाठ भी पढ़ाया जाएगा ताकि लोग जान सकें। आज सीएम शिवराज ने देवास जिले की समीक्षा बैठक ली। एक तरफ जल जीवन मिशन के कामकाज को लेकर सीएम ने नाराजगी जाहिर की, तो दूसरी तरफ जिले में बिजली आपूर्ति और महिला अपराध के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने पर अफसरों की तारीफ भी की। आज सीएम शिवराज ने देवास जिले की समीक्षा बैठक की। सीएम शिवराज ने जल जीवन मिशन की जानकारी ली। सीएम शिवराज पीएचई विभाग के ईई के कामकाज से नाराज हो गए। सीएम ने कहा कि जहां काम नहीं हुआ है उसकी सूची उन्हें दी जाए। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में जितनी शिकायत है उनकी पूरी रिपोर्ट उन्हें चाहिए। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, करप्शन में लिप्त है, तो उसकी जानकारी तत्काल मुझे दे, मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार के पास ही कई मामले लंबित हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती है। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही तो भ्रष्टाचारियों का समूह चलता है, और यदि मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को लेकर ईमानदार हैं तो बता दें कि प्रोसिक्यूशन की परमिशन मध्य प्रदेश सरकार के पास कितनी लंबित है, किन किन की लंबित है। सीएम ने जिले में बिजली आपूर्ति, महिला अपराध के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन को बधाई दी। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चल रही शिवराज कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं पर महाकौशल में सियासत गर्मा गई है। चर्चा है कि सरकार कैबिनेट में क्षेत्रीय संतुलन बिठाने के लिए महाकौशल खासकर जबलपुर से अपने किसी विधायक को मंत्री बना सकती है। जिन विधायकों के नाम पर चर्चा है उनमें संजय पाठक, अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी, इंदु और नंदिनी मरावी का नाम भी शामिल है। हालांकि प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव कैबिनेट विस्तार को मुख्यमंत्री का निजी विषय बताकर जल्दी कोई फैसला होने की बात कह रहे हैं। इधर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को जबलपुर से कैबिनेट मंत्री जरूर बनाना चाहिए, लेकिन उसे इसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार का कार्यकाल बीतने से पहले जनता महाकौशल की सियासी उपेक्षा देख चुकी है। बता दें कि पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई खुद कई बार कैबिनेट में क्षेत्रीय असंतुलन और जबलपुर की उपेक्षा का मुद्दा उठा चुके हैं। तो आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, ऐसे में सियासत गरमाई हुई है और महाकौशल से एक मंत्री के बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें संजय पाठक, अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी का नाम चर्चा में है। सुशील तिवारी, इंदु और नंदिनी मरावी का नाम भी इन दोनों काफी चर्चा में है। लगातार उपेक्षा के बाद अब सरकार को यहां पर पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, ये कांग्रेस का कहना है। तो कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच महाकौशल की सियासत गरमा चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि यहां महाकौशल से एक मंत्री जरूर बनाना चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रही है, कांग्रेस के लोग ये भूल नहीं पाएंगे, जो उपेक्षा पहले हुई है महाकौशल की वो लोगों को हमेशा याद रहेगी और इससे कोई पॉलिटिकल फायदा कांग्रेस को, बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। मेरे संगठन पे मुझे पूरा भरोसा है और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सब निगाह में है, हमारे सारे प्रभारी और राष्ट्रीय नेतृत्व को ध्यान में है और वो जो निर्णय लेंगे उसमें मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, ये उन माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और समय आने पे सबके बारे में विचार करेंगे।
क्षेत्रीय संतुलन को बनाने के लिए महाकौशल से भी मंत्रियों को बनाया जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत चूक कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर महाकौशल से फिर भी अगर आप कोई मंत्री को लेते हैं, एक जबलपुर के एक महाकौशल क्षेत्र के एक नागरिक होने के नाते मैं उसका स्वागत करता हूँ। इंदौर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। मिड डे मील, शहरी मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, आयुष्मान भारत योजना, भंवर कुआं चौराहे से तेजाजी नगर अंडरपास तक सड़क के कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में तय किया गया कि आयुष्मान भारत योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने में तेजी लाई जाएगी। खुशी है कि इंदौर बहुत सारी योजनाओं में आगे चल रहा है और हमारे जो स्थानीय उसके मेंबर हैं, जनप्रतिनिधि और बाकी लोग उसमें रुचि लेकर काम कर रहे हैं। और ख़ास करके प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना है उसमें हम लगभग 85% काम कर चुके हैं और आने वाले समय हम टारगेट कर रहे हैं कि और तेज़ी से काम बढ़े और मध्य प्रदेश में नंबर 1 आए। ग्रामीण लोगों का जोड़ने का है ना, लास्ट दिशा मीटिंग में एक डायरेक्शन था, बहुत अच्छे तरीके से इस बारे में किया गया है। अराउंड 60,000 के ऊपर और बीच में ना 90,000 टोटल 60,000 लोग ग्रामीण जनों के ना आयुष्मान कार्ड योजना के वितरण करने का ना काम लास्ट 1-2 मंथ्स में ना किया गया है। मध्य प्रदेश में आज शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम का लॉन्च किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में अब बच्चों को मानसिक और शारीरिक बदलावों के बारे में जागरूक किया जाएगा। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि टीन एज में बच्चों में कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं, जिसके बाद बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती और इस कार्यक्रम के तहत हर स्कूल के 2 टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो सप्ताह में 1 दिन ये सत्र आयोजित करेंगे। जो मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं हमारे, अभी 9 से 12 तक के स्कूलों में ये मॉड्यूल्स लागू करेंगे और सारे जिला स्तर पर भी, जिले में भी हम लोगों ने टीम बनाई है कलेक्टर की अध्यक्षता में। और जो हमारे स्कूल हैं, स्कूलों में भी 2 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और ये मॉड्यूल्स हमारे जो बच्चे हैं उनको हम लोग पढ़ाएंगे, जिससे हमारा जो उमंग हेल्थ एंड वेलनेस जो प्रोग्राम है इसको मध्य प्रदेश में हम लोग लागू करने जा रहे हैं। खरगोन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का मामला अब सामने आया है। खरगोन के सनावद में नारे लगे, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है। फेक वीडियो को लेकर रायपुर में केस दर्ज किया गया। टीएस सिंहदेव ने एफआईआर की पुष्टि की। टीएस सिंहदेव का कहना है कि मध्य प्रदेश में अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो रायपुर में नहीं करानी पड़ती। मामले में विवेचना चल रही है, ठोस कार्रवाई की जाएगी। इधर प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा है कि मिक्सिंग वीडियो के खिलाफ अब हम भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर नहीं हुई तो न्यायालय की शरण में जाएंगे। इंदौर में या मध्य प्रदेश में स्वयमेव इसका संज्ञान लेके यहाँ पुलिस को एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी, यहाँ कार्रवाई प्रारंभ कर देनी चाहिए थी। वो ना होते देख मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी के कुछ लोगों ने, लीगल सेल ने ये निर्णय लिया होगा। उन्होंने रायपुर में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। प्रदेश में भी बहुत जल्द हम एफआईआर करवा रहे हैं। हमारे तकनीकी विधि विशेषज्ञ इस मामले में कल से ही लग गए हैं। और फिर कहना चाहूँगा कि कूट रचित वीडियो के माध्यम से राहुल गांधी जी की यात्रा को बदनाम करने की कोशिश जो की है, उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के एक ट्वीट और वीडियो का जवाब दिया है। रमन सिंह ने पिछले दिनों एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें एक किसान फटे हुए बारदाने के बारे में बता रहे थे और इस पर आज सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए शायराना अंदाज में लिखा कि इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, रोशनी खत्म न कर आगे अंधेरा होगा। सीएम के वीडियो ट्वीट में सोसाइटी के प्रभारी बता रहे हैं कि जिस किसान ने फटे हुए बारदाने का जिक्र किया था, दरअसल वो पुराना बारदाना है जिसका सोसाइटी में उपयोग नहीं किया। वीडियो में इस प्रभारी ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार पर्याप्त बारदाने दे रही है। वायरल हुआ था कि 2022-23 का
मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। गृह विभाग ने 68 डीएसपी का तबादला आदेश जारी किया है। अक्षय चौधरी को एसीपी एमपी नगर भोपाल और पल्लवी शुक्ला को एसडीओपी सुसनेर आगर, राम सिंह मेढ़ा को एसडीओपी निवाड़ी, मनोज वर्मा को डीएसपी यातायात गुना, रणजीत सिंह राठौर को सहायक सेनानी 25वीं वाहिनी विजबल और रवि कुमार द्विवेदी को डीएसपी विशेष शाखा पीएचक्यू भेजा गया। एमपीपीएससी ने राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2019 समेत कई अहम परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। खास बात यह है कि 6 साल बाद एक बार फिर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। पीएससी ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 21 मई को होगी। वहीं सहायक कुल सचिव की परीक्षा 28 मई को आयोजित की जाएगी। एमपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट कुछ समय पहले ही जारी किया गया है। मेरिट के आधार पर पात्र अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने संविधान दिवस के मौके पर वैकेंसी जारी करने की अपनी परंपरा को बरकरार रखा है। सीजीपीएससी ने 16 विभागों के 189 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया, लेकिन इस बार डीएसपी का कोई भी पद नहीं है। लिहाजा ऐसी चर्चा है कि सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन जारी कर डीएसपी के नए पद सीजीपीएससी जारी कर सकता है। वहीं डिप्टी कलेक्टर के 15 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी वजह से परीक्षा की तैयारी में जुटे लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। आरक्षण को लेकर फंसे पेच की वजह से नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होने की संभावना जताई गई थी। लिहाजा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में मायूसी थी। आपको बता दें कि आरक्षण के को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से कई परीक्षाओं के परिणाम रोक दिए गए हैं, जिसमें पीएससी का परिणाम भी शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित होगी। 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। बीजापुर में डीआरजी के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान 6 से 7 नक्सलियों की मौत हुई है, जिनमें से 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल पोमरा के जंगलों में 30 से 40 नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और 6 से 7 नक्सली मारे गए। वहीं घटनास्थल से 303 राइफल, 315 बंदूक बरामद किए गए हैं और घटना की पुष्टि बीजापुर एसपी ने की है। बीजापुर के मिरतुर में हुए नक्सली मुठभेड़ में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। ऑपरेशन के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि कितने नक्सली मारे गए हैं। इधर पूरी घटना पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया है। गृह मंत्री ने कहा है कि मुठभेड़ में पुलिस का कोई भी जवान घायल नहीं हुआ है। सरकार की नीतियों की वजह से बस्तर में लोगों का सरकार के प्रति विश्वास जागा है, जिसकी वजह से नक्सली लगातार खदेड़े जा रहे हैं। नक्सली अब एक किनारे पे बचे हुए हैं। साथ ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नक्सली घटनाओं की आशंका पर भी कहा है कि कांकेर के चारामा में नक्सली गतिविधि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उपचुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। ये खुशी की बात यह है कि हमारे सभी जो फोर्स गए थे वो सलामत हैं। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। अब आदिवासी हम पर विश्वास करने लगे हैं, नक्सलियों के विश्वास नहीं करते। ये पूरे बस्तर अंचल में नक्सलियों को खदेड़कर एक किनारे में एक जगह सिमट गए हैं। पूरा बस्तर साफ हो गया है। चारामा के आसपास का इलाका है, यहाँ हमारी नक्सली गतिविधियाँ बिल्कुल शून्य हो चुकी हैं। दुर्ग में 1 महीने के लिए बने निगम कमिश्नर और विधायक के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल दुर्ग नगर निगम में प्रशिक्षु आईएएस लक्ष्मण तिवारी दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और इसी कड़ी में दुर्ग महाराजा चौक पर कार्रवाई करने पहुंचे निगम अमले के साथ कमिश्नर भी मौजूद रहे। इधर दुकानदारों ने कार्रवाई रुकवाने के लिए विधायक अरुण वोरा को बुलाया था। विधायक अरुण वोरा ने कार्रवाई रोकने की बात कही, लेकिन निगम कमिश्नर ने लगातार कार्रवाई जारी रखी और इस बात पर विधायक और कमिश्नर के बीच जमकर बहस हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में दुर्ग शहर में इस बात की चर्चा है।
मनेंद्रगढ़ में शराबबंदी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदर्शन करती इन महिलाओं को देखिए। ये प्रदर्शनकारी महिलाएं बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं जो शराबबंदी की मांग पर मनेंद्रगढ़ में प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने भरतपुर सोनहत विधानसभा के कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो के कार्यालय के पास बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक गुलाब कमरो और मनेंद्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। महिला मोर्चा के इस प्रदर्शन में बीजेपी जिलाध्यक्ष अनिल केशरवानी के अलावा कई भाजपा नेता शामिल हुए। महिला मोर्चा ने शराब की बोतल की माला बनाकर प्रदर्शन किया, साथ ही शराब को बहाकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अपने हाथ में गंगा जल की सौगंध लेकर उन्होंने छत्तीसगढ़ की जो जनता से छल किया है, उसके विरोध में जो है आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मामले में बीजेपी का पक्ष आपने जान लिया, अब जरा कांग्रेस के तर्क भी सुन लीजिए। यहाँ तो हर होटल में बिक रही है शराब, हर जगह अगर शराब बंद हो जाएगी तो हम भी बंद कर देंगे। कुल मिलाकर शराबबंदी ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी वक्त वक्त पर उठाती रहती है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन को 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर किसानों के संगठन देश भर में धरना प्रदर्शन कर राजभवनों तक मार्च निकाल रहे हैं। भोपाल के शाहजहानी पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा ने मार्च निकाला और 20 सूत्री मांग को लेकर राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। मोर्चा की मांग है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए, लखीमपुर खीरी में हुई घटना के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो, किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस लिए जाएं। पत्ता गोभी में जिस मुल्ताई से आता हूँ उसके अंदर 30 पैसे किलो व्यापारी खरीद रहे हैं। 50 ट्रक गोभी मेरे यहाँ मुल्ताई में बिरोल बाजार क्षेत्र में निकलती है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे केरल के अंदर सब्जी भी MSP में खरीदी जाती है, उस तरीके से खरीदी जाए, किसानों की कर्जा मुक्ति हो और किसानों को 5,000 रुपये प्रति माह का पेंशन मिले। दतिया में खाद संकट गहरा गया है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अन्नदाता परेशान है। खाद के लिए किसान को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है और साथ ही हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। शनिवार को इंदरगढ़ कस्बा के खाद गोदाम में किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक बुजुर्ग किसान को चोट आई है। इसके बाद गोदाम में किसानों ने जमकर हंगामा किया है। लगभग 3 घंटे तक विवाद चलता रहा। बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने खाद वितरण व्यवस्था संभाली और किसानों को आश्वस्त किया कि सभी को खाद मिलेगा। तब जाकर किसानों ने हंगामा रोका। भिलाई क्षेत्र में फैले डायरिया में 2 लोगों की मौत के बाद भी अब तक निगम का अमला नहीं जागा है। जिस युवक कुश कुमार डाहरे की मौत हुई है, उसके घर अब भी पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। परिवार अब भी अपने ऊपर खतरा महसूस कर रहा है। परिवार इस घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन को दोषी मान रहा है। डायरे से जिस युवक की मौत हुई है उसके घर में यहाँ मौजूद हैं और उनके जो भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उस घटना के बाद से अब तक आप लोग को पीने के पानी की व्यवस्था मिल पाई है? नहीं सर, वही में अपना जीवन चला रहे हैं हम लोग। अभी भी वही पानी पी रहे हैं हम लोग। कोई बाहर से कोई टंकर आया, कोई ऐसा कुछ नहीं आया है। तो ये पानी वही पानी है ना जिसको आपके भाई ने पिया था? हाँ सर, वही पानी है। शिवनाथी का पानी जो चल रहा था शुरू से, वही पानी भी आ रहा है। किसको मानते दोषी? प्रशासन को ही मानेंगे दोषी हम लोग तो, क्योंकि अभी तक तो पानी का कोई व्यवस्था ही किए नहीं है। अभी तक नाली भी साफ नहीं कराए हैं, तो किसको बोलेंगे? प्रशासन को ही बोलेंगे ना। और देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जो है न ही निगम का अमला जागा है, न ही जिला प्रशासन जागा है। इस घर में जहां पर एक बड़ी घटना हुई है, इन घर का सदस्य जो है वो नहीं रहा और ऐसे में निगम ने अब तक इनके घर पर जो है पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की है। ये वही पानी पी रहे हैं जिस पानी को पी करके जो कुश डाहरे है वो बीमार हुए थे और उसके बाद उनकी जो मौत हुई थी। लेकिन अब तक आप देख सकते हैं कि निगम का अमला उनके घर पहुँच करके उस पीने के पानी को मुहैया भी नहीं करा रहा है। ऐसे में आप सुस्त व्यवस्था को खुद ही जान सकते हैं। IBC 24 के लिए भिलाई से आकाश राव। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी। दरअसल एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों में तंबाकू पदार्थों का सेवन तेजी से बढ़ा है।
ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 4 की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में कक्षा 8वीं से 10वीं तक के 3.9% स्कूली बच्चे तंबाकू पदार्थों का सेवन करते हैं। उससे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि स्कूली बच्चियों में ये आदतें तेजी से बढ़ रही हैं। इस वर्ग की 7% लड़कियां सिगरेट का, जबकि 13.1% बीड़ी का सेवन करती हैं। इस सर्वे में प्रदेश के 21 सरकारी और 13 निजी स्कूलों के 2,979 स्टूडेंट्स को शामिल किया गया। इस पर NHM के मिशन संचालक का कहना है कि भले ही मध्य प्रदेश के आंकड़े देश के आंकड़ों से कम हैं, पर ये चिंता की बात है। सर्वे पहले नहीं हुआ करता था, इसलिए ये चीज़ सामने आया है। तो नेशनल एवरेज के तुलना में तो हम ठीक हैं। सिगरेट और बीड़ी की बात है, बट ओवरऑल कि कितना ओबेसिटी भी एक प्रॉब्लम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तंबाकू पदार्थों की आसानी से उपलब्धता के कारण स्कूली बच्चों में स्मोकिंग हैबिट्स बढ़ रही हैं। इसे रोकने के लिए उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की मदद दी जाएगी। साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों को फ्री स्मोकिंग जोन किया जाएगा। रायपुर के विधानसभा रोड में आवासीय इलाके के बीच एक राइस मिल मालिक की लापरवाही के कारण सैकड़ों लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस राइस मिल से निकलने वाला काला धुआं लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच रहा है। पेड़ पौधे होकर आंगन हो या फिर किचन, हर जगह काली राख की परत जमी रहती है। आलम यह है कि लोग और बच्चे अपने ही घर में खिड़की दरवाजे बंद कर कैद होने को मजबूर है, क्योंकि यहां खुली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि दर्जन भर शिकायत के बाद भी प्रशासन को ये मनमानी दिखाई नहीं दे रही। विधानसभा रोड में राइस मिल मालिक की मनमानी के कारण सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। क्या है मामला, हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। पहले आप देखिए, मेरे पीछे आप देखेंगे एक मिल आपको दिखाई देगी जिसकी चिमनी से काफ़ी काला धुआं निकल रहा है। और हो क्या रहा आपको बता रहे हैं, इस फैक्ट्री के ठीक सामने में एक रिहायशी कॉलोनी है, उसकी काली डस्ट जो है, धान आप देखेंगे जला हुआ धान का डस्ट जो है ये यहाँ पहुँच रहा है। और रिहायशी जो लोग हैं यहाँ के बता रहे हैं हर दिन का यही नज़ारा है। ये काफ़ी डस्ट है, ये क्या कई दिन से जमा हुआ है? ये नहीं, ये तो डेली थोड़ा होता है और ये आज का है ये, और ये सब जगह मिलेगा। और इतना ये डस्ट उड़ता है कि लोग परेशान है, सांस लेने में दिक्कत जाता है, आंखों में प्रॉब्लम आता है। ये तो यहाँ पे इतना स्थिति है, नीचे जाके देखोगे तो सब जगह आपको मिलेगा डस्ट ही डस्ट। नीचे चलते हम नीचे का नज़ारा देखेंगे। शिकायत है कि किचन के अलावा हर जगह घरों में डस्ट दिखाई दे रही है और लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। हमने आपको छत से नज़ारा दिखाया कि किस कदर डस्ट कॉलोनी में आ रही है। अब शिवाजी पार्क के अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। पहले सड़क का आप हाल देखकर समझ सकते हैं किस कदर यहाँ पर काली डस्ट आ रही है। और कुछ लोग हैं हमें घर की सफाई करते हुए मिले हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। देखिए कितनी डस्ट यहाँ पर आती है और ये लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। ये तो काफ़ी डस्ट है यहाँ पर रोज का। ये तो आज तो कम दिख रहा है, रोज यही पोजीशन है। दिन में 5 बार सफाई करने से भी ना, ये जो आपके वाहन भी खड़े होते होंगे सब सारा काला हो जाता है रात भर में। आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ से डस्ट निकल रही है। आप सोचिए कि ये जब हवा में घुलकर ये डस्ट जब शरीर के अंदर जाएगा तो क्या हाल होगा। और शायद यही बड़ा कारण है कि इस कॉलोनी के बच्चों ने बाहर खेलना घूमना बंद कर दिया है। तो और भी हिस्से में जाएंगे हम कॉलोनी के। ये घर के अंदर तक डस्ट आ रही है। अब देख ही रही है भैया, देख रही है कितना सुंदर डस्ट जम गया है। और रोज का काम है, खिड़की से आ जाता है। चिमनी को देखिए, हर 2 महीना 1 महीना में आपको चिमनी को साफ करना पड़ता है, हर महीना भर में। और डस्ट के मारे तो हम लोग परेशान है। घर में छत में कपड़ा भी सुखा के आओ, 10 मिनट में अंदर देख के जाओ, उसको धोना पड़ जाता है। मतलब कोई अगर खाना ढका नहीं है, दूध ढका नहीं है तो फिर उसमें तो चले जाएगा। ढकना जरूरी है। देखो आप ऐसे ढकने के बाद भी इसमें बस रहा है, बिना ढके आप नहीं रख सकते हो। खाना भी बनाओगे तो बिना ढके बना नहीं सकते। तो शिवाजी पार्क में आप जहां भी जाएंगे आपको हर तरफ डस्ट नजर आएगी। आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, आप चौंक जाएंगे। देखिए ये बड़े यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं और किसी भी पत्ते को आप देखिए काफ़ी डस्ट इसमें आपको मिलेगा। और ये इतना है कि आप इसे हाथ से बटोर सकते हैं। देखिए ये स्थिति है, हमारे हाथ तो काले हो चुके हैं। आप किसी भी पत्ते को देखिए, इस कदर डस्ट है। और ये बिल्कुल ये बात कहना गलत होगा कि ये डस्ट जो है लोगों के सांस के माध्यम से अंदर फेफड़ों में नहीं जा रही होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर खेलते हैं। आप देखिए शाम से यहाँ पर डस्ट गिरना शुरू हो जाती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो डस्ट लगातार गिर रही है कितनी खतरनाक साबित हो सकती है।
शिवाजी पार्क में हमें बड़ी संख्या में महिलाएं मिली हैं और सभी जो हैं इस डस्ट से पीड़ित हैं। तो इनके ही जबान से सुनते हैं, ये हर जगह डस्ट दिख रही है कॉलोनी में, कितनी बड़ी मुसीबत है? सर बहुत ज़्यादा मुसीबत है, ये सुबह यही 24 घंटे का काम हो गया है। जो राइस मिल से आता है पूरा डस्ट है, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान है। घर में भी अगर आप बर्तन नहीं धो सकते, कपड़े धो के सुखा उसमें भी डस्ट आ जाती है। घर के सामान को आप बाहर नहीं सुखा सकते, घर के अंदर खिड़की दरवाजे तक हम खोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप खिड़की दरवाजा खोलेंगे पूरी की पूरी डस्ट घर के अंदर आ जाती है और बच्चे बाहर भी निकल नहीं पाते हैं ना, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। घर में तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये जो डस्ट की समस्या है ठंड आते आते बहुत बढ़ जाती है और सिर्फ बाहर ही नहीं, आप घर के अंदर भी उसको फील करते हैं। गले में खराश ज़्यादातर लोगों को हो रही है, आंखों में एलर्जी है, बहुत लोगों को स्किन इरिटेशंस हो रहे हैं। तो हेल्थ के अभी के जो प्रेजेंट हैजार्ड्स हैं, उसके अलावा आने वाले समय में लंबे अस्थमेटिक पेशेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, उन्हें आई इन्फेक्शन ही हो रहा है, कंटिन्यूअस 2 बार इन्फेक्शन हो चुका है मेरे बच्चों को। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हम लोग के लिए। बुजुर्गों को दिक्कत होती होगी, शाम को टहलने आप लोग निकलते होंगे? बिल्कुल दिक्कत होती है, सांस में तकलीफ होती है, आँख में चला जाता है तो आँख में जलन होती है। डस्ट आईज में पूरा डस्ट जा रहा है, पूरा सांस लेने में प्रॉब्लम है, बड़े बूढ़ों को भी प्रॉब्लम है, बच्चों को भी प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक लोगों को तो प्रॉब्लम है ही, आगे चल के लंग कैंसर्स की भी प्रॉब्लम हम लोग को हो सकती है। ये तो सभी को अफेक्ट कर रहा है एक्चुअली। बिल्कुल, देखिए और भी रिहायशी लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ। आप लोगों ने शिकायत करी है कभी इसकी? तो शासन से हम निवेदन ये करते हैं कि शासन तत्काल इसके काला धुआं को बंद करे और उनके फैक्ट्री के अन्यत्र दे दे, जगह दे दे जहाँ वो फैक्ट्री लगाए, क्योंकि हमारे कॉलोनी के वातावरण जो इतना दूषित हो गए हैं, मैं समझता हूँ हमारे भारतवर्ष के कैपिटल दिल्ली से भी ज़्यादा दूषित हो चुका है। तो इसके निवारण करना अति आवश्यक है। अगर सरकार द्वारा इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम सभी कॉलोनी वासियों को सब परिवार सहित सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और जिसमें चक्का जाम और हम कुछ भी कर सकते हैं। दो साल से पत्राचार कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, चक्का जाम की बात कर रहे हैं लोग। तो ये बहुत अपने आप में गंभीर विषय है। सबसे बड़ी बात है जो जिला प्रशासन है स्थानीय, उसे समस्या की ओर दिखाई नहीं देती, क्योंकि डस्ट आपको सड़क पे भी मिलेगी, हमें भी मिली है। अब देखते हैं, हमने एक रिपोर्ट दिखाई है, इस पर कोई संज्ञान लेते हैं या फिर ये स्थिति जस की तस बनी रहेगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। जबलपुर के पूर्व बिशप PCC को CNI की सीनेट ने डिफ्रॉक कर दिया है। इस कार्रवाई के चलते PCC अब फिर से कभी भी ईसाई धर्म का धार्मिक गाउन नहीं पहन सकेंगे और न ही किसी चर्च में उसकी नियुक्ति धर्मगुरु के रूप में हो पाएगी। ये फैसला CNI सीनेट ने देश की सभी 27 डायोसिस के बिशप की मौजूदगी में लिया है। आपको बता दें कि करोड़ों के जमीन घोटाले के मामले में पूर्व बिशप PCC को गिरफ्तार कर लिया गया। रायगढ़ में साइबर ठगी के मामले में शुक्रवार को 22 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ में सामने आया कि पिछले 2.5 साल से साइबर ठगी का पूरा नेटवर्क कोलकाता में काम कर रहा था। पुलिस अब आरोपियों से गिरोह के मुख्य सरगना के बारे में पूछताछ कर रही है। साइबर ठगी की मास्टरमाइंड सलोनी हरिप्रिया और उसका साथी वरुण सिंह अभी फरार है। नारायणपुर के ओरछा आदर्श कन्या छात्रावास से लापता 4 नाबालिग बच्चों छात्राओं का रेस्क्यू कर लिया गया है और सभी छात्राएं तमिलनाडु और कुरूर जिले में मिली है। दरअसल नारायणपुर ओरछा आश्रम से 4 छात्राएं लापता हो गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद नारायणपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने 8 सदस्यीय टीम बनाई। टीम पतासाजी करते हुए तमिलनाडु के नामक्कल जिले पहुंची, जहां पर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ईंट भट्टी में काम करते हुए 4 छात्राओं को निकाला गया। इस दौरान नारायणपुर जिले के अन्य 6 बच्चे, बस्तर के 9 और कोंडागांव का 1 बच्चा भी इसमें मिला है। साथ ही इन मजदूरों की बकाया मजदूरी भी संबंधित से वसूल की गई। मामले में नारायणपुर कलेक्टर ने उक्त छात्रावास में पदस्थ दोनों महिला अधीक्षिका को निलंबित कर दिया है। वहाँ पे नाबालिग बच्चे 4 बच्चे जो प्राप्त हुए हैं
और नाबालिग बच्चे प्राप्त के दौरान वहाँ के जो डीएम साहब है उसके द्वारा उनको कंप्लेन किया गया और कंप्लेन उपरांत जो डीएम साहब वहाँ पे कार्य अपना जो शुरू करे और उसके बाद फिर उसमें उनके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई की गई और उसको वहाँ पे तुरंत कार्रवाई दौरान उसको जेल भेजा गया, एफआईआर किया गया। हम अपने 3 नाबालिग बच्चों के साथ अन्य जिलों के बच्चों को भी वहाँ से बरामद करके कुल 14 बच्चों को रेस्क्यू किए। उन बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद सूचना हमारी एक जो बच्ची थी उसमें से वो प्राप्त नहीं हुई थी, तो उसके बारे में छानबीन करने पर पता चला कि वो बच्ची त्रिचंगुड़ के किसी ईट कंपनी में काम कर रही है। तो 14 बच्चों को हम बाल गृह के सुपुर्द करके एक बच्ची को रेस्क्यू करने त्रिचंगुड़ गए। वहाँ पे उस बालिका के साथ एक अन्य बालिका को प्राप्त कर हम वापस करूर जिला प्रशासन में पहुँचे। उक्त टीम के द्वारा जो है तमिलनाडु के कारुल क्षेत्र में जो है चारों नाबालिग जो बालिकाएं हैं उन्हें अंबिकापुर नगर निगम फंड की कमी के चलते बड़ी योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। आलम यह कि निगम के सत्ताधारी कांग्रेस ने चुनाव से पहले कई वादे किए थे जो कि अभी तक अधूरे पड़े हैं। हद तो यह है कि निगम में जहां 2 पार्षद सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त जनप्रतिनिधि हैं, तो वहीं नगर प्रशासन मंत्री खुद जिले के प्रभारी मंत्री इसके बाद भी निगम फंड को लेकर बदहाल स्थिति में है। भाजपा का साफ तौर पर आरोप है कि प्रदेश और निगम में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी राशि के अभाव में जहां कोई काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं, तो इधर ये भी कहना है कि फंड मिलने में थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन अब फंड पर्याप्त मात्रा में मिल चुका है और बहुत जल्द जो वादे किए गए थे उसे नगर निगम पूरा करेगा। कोई प्रोजेक्ट नगर निगम के हिसाब से नहीं बन पा रहा है, कोई निगम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई सुविधा नहीं दे पा रही है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये जिनके 4 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के और नगर निगम के भी लगभग 3.5 साल पूरे हो गए हैं, इसके बावजूद कोई काम नहीं हो रहे। ये दुर्भाग्य है और ऐसे कांग्रेस से जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। 7 करोड़ आया था, उसके काम अभी बरसात के बाद में पुनः बचे हुए काम शुरू किए और वो अभी ख़त्म भी नहीं हो पाया है। 5 करोड़ फिर रोड के लिए हमें मिल गए हैं और काम चलते चलते में फिर पुनः फंड आ जाएगा। ग्वालियर में अंधविश्वास के काले जादू से तांत्रिक क्रिया के बाद दहशत का माहौल है। चर्चा का बाजार गर्म है कि आखिर ये किसने किया है। ग्वालियर के फूलबाग चिड़ियाघर के पास की इस जगह पर तंत्र मंत्र क्रिया ने सबको चौंका दिया है। तिराहे पर सफेद चूने से बना चौखाना, कोने में रुई और चुनरी से ढके 7 मिट्टी के गुड्डे, जलाई गई एक चप्पल, बिखरा सिंदूर, ये सब कुछ आसपास के लोगों में खौफ भरने के लिए काफी था। मंदिर के पुजारी ने बताया कि ऐसा वशीकरण या किसी की जान लेने के लिए किया जाता है। बाग ऐसा जगह है, सुबह लोग घूमने भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, चिड़ियाघर बल्ब लगा, इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। स्थानीय लोग ये नजारा देखने के बाद डरे हुए हैं। उन्होंने ऐसा करने वालों के खिलाफ नाराजगी जताई है और कार्रवाई की मांग की है। ये जादू टोना किसी ने भी किया है, ये बहुत गलत किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे जादू टोने से सामने वाले की फैमिली को बस में करना, मारना, ये सारी चीजें की जाती है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। ये फूलबाग चौराहा है, पब्लिक प्लेस पे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कानूनन अपराध है। आज के आधुनिक युग में ऐसे तंत्र मंत्र के लिए कोई जगह नहीं। ऐसी खबर दिखाने के पीछे IBC 24 का मकसद है कि लोग अंधविश्वास से दूर रहें। रायपुर पुलिस ने सोने में निवेश के जरिए मोटा मुनाफा का लालच देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग की एक महिला समेत 3 आरोपियों को जशपुर से गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बलिया के उस गैंग के सरगना अनिल वर्मा ने राज ज्वेलर्स के नाम से दुकान खोली और कम दाम में सोना देने, सोने में पैसा लगाकर मोटा मुनाफा कमाने, कम कैरेट को सोने को 23 कैरेट का बताकर ठगी करते थे। और इस गैंग ने 12 से भी ज्यादा लोगों से करीब 20 से 25 करोड़ रुपए तक की ठगी की। ये इतने शातिर हैं कि कई महिला पुलिसकर्मियों को भी अपना शिकार बना चुके। वहीं गैंग के दूसरे सरगना कन्हैया चड्ढा ने तेलीबांधा इलाके में अपना ऑफिस खोलकर लोगों से करोड़ों की ठगी की। पुलिस ने सरगना नील वर्मा के साले अखिलेश सिंह और उसकी पत्नी अंजलि वर्मा समेत एक सहायक जय कुमार नारा को भी जशपुर से गिरफ्तार कर रायपुर लाई है। और पुलिस के मुताबिक गैंग के सरगना अनिल वर्मा और कन्हैया लाल है। गिरफ्तार लोगों से करीब 12.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। उनका कि मैं इसमें फिक्स आपको प्रॉफिट दूंगा विथ एग्रीमेंट किया। उसके बाद ये मेरे को मिलाया वर्मा, इसके यहाँ एक दिन आया, बोले ये अनिल वर्मा जी हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं,
अच्छी कमाई करते हैं, आप कुछ पैसा इनको देंगे लगाएंगे तो अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। अनिल वर्मा लोगों को खासकर पहले महावीर नगर में लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से एक इसकी ज्वेलरी शॉप थी, बीच मोहल्ले में है। तो मोहल्ले के जो आसपास के लोग थे इनसे परचेजिंग करते थे। उनको ऐसे कह के लुभावना ऑफर की GST नहीं देना पड़ेगा या मेकिंग चार्ज में हम आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे, तो लोग सोचते थे कि टैक्स के पैसे भी बच रहे हैं और इस तरीके से ये देता। राज ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है महावीर नगर में, इसके संचालक अनिल वर्मा जी हैं। तो वो जो है ना करीबन लोगों को सोना में निवेश करने के नाम से निवेश करवाते थे मुनाफा का लालच देकर। अभी टोटल इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें एक महिला है, 2 पुरुष है इसमें। और इसमें जो मेन आरोपी अनिल वर्मा है फरार चल रहा है और इसमें कुल मसरू का करीबन अपना 12 लाख करीब जब्ती की है इसमें। इस बीच दमोह से बड़ी खबर, जहां पर धर्मांतरण मामले में नया मोड़ आ गया है। LRO ने ट्वीट कर SP पर आरोप लगाया। कलेक्टर के बाद अब SP पर भी आरोप लगाया। धर्मांतरण के आरोपी को बचाने के लिए साजिश रची गई है, ये LRO का कहना है। SP ने कहा कि आयोग ने अपहरण किया था, शपथ पत्र देकर SP ने कोर्ट में बताया था, ये LRO का कहना है। NCPCR ने बच्चे को सुरक्षित निकाला था, ये भी कहा LRO ने। LRO ने गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया, दमोह SP की IPS उपाधि वापस लेने की गुजारिश की। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त फोन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है वो दमोह धर्मांतरण से पूरा जुड़ा मामला है और यहाँ पर एक के बाद एक नए मोड़ सामने आते जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज फिर एक लीगल राइट ऑब्जर्वेटरी के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि दमोह SP है वो जो है धर्मांतरण के माफिया को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है और कोर्ट में दमोह SP के द्वारा एक शपथ पत्र दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आयोग के द्वारा मिशनरी बाल गृह से बच्चे को अपहरण किया गया था, जबकि NCPCR के द्वारा आयोग के द्वारा जो है बच्चे को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। तो इस पूरे मामले में दमोह SP पर जो है अब कलेक्टर के बाद में गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसको लेकर LRO ने भारत के जो है गृह मंत्री से यह अपील भी की है कि दमोह SP की जो है IPS की उपाधि जो है वापस ली जाए। जी राहुल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। ग्वालियर के हस्तिनापुर इलाके में पारिवारिक झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। दरअसल शराब के नशे में युवक ने अपने मामा और नाना से लड़ाई करनी शुरू की और बात मारपीट तक जा पहुंची, जिसके बाद मामा और नाना ने मिलकर अपने भांजे की जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। उससे मुझे अपनी वैसी धमकी दे रहा है मैं मड़िया में आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो बोलने लगा, बोले अरे तू लगा नहीं पाएगा, ये कर, मतलब वो भी कुछ कहने लग गया। हाँ नहीं लगा रहा, वो तो वैसी धमकी दे रहा था। तो पीट दिया, हाथ पैरों से मारा है, मौत हो गई इसकी। बस और मौत होगी बस। ये आपस में कुछ ड्रिंक करके लड़ गए थे, लड़ाई झगड़े में सूरज नाम का लड़का था, उसको मौके पे मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका PF करा रहे, जांच में है और जैसा भी होगा कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा काम कर लिया इनके खिलाफ, 302 को कार्रवाई हो गई और अरेस्ट भी हो गए थाने पर। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामला भोपाल नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा से जुड़ा हुआ है। दरअसल नींद में सोए निगम अफसरों की लापरवाही से करीब 90 फर्जी आर्किटेक्ट्स ने निर्माण के लिए बिल्डिंग परमिशन जारी की। इतना ही नहीं, इन परमिशन पर लोगों ने अपने अपने निर्माण भी करा लिए। जब आर्किटेक्ट्स के लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की गई और परमिशन की फाइलों का मिलान किया गया तो पाया गया कि करीब 90 उन आर्किटेक्ट्स ने बिल्डिंग परमिशन जारी की है जिनका लाइसेंस ही निरस्त कर दिया गया था। फर्जी आर्किटेक्ट्स ने निगम को परमिशन जारी करने के लिए जमा कराया गया 2 करोड़ रुपए से अधिक का शुल्क भी वसूला जाना है। ये राशि भी फर्जी आर्किटेक्ट्स के द्वारा ही ली गई थी। IBC 24 ने निगम प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही को उजागर किया तो जिम्मेदार भी नींद से जागे हैं और इस मामले में 88 फर्जी आर्किटेक्ट्स को नोटिस भी जारी किया गया है। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
तरह की कोई गलती ना हो, निगम प्रशासन में बैठकर ये दायित्व उनको जिम्मेदारी सौंपूंगी और उनको ये गलतियां जो उन्होंने की है उसमें सुधार कैसे हो सकता है उसका भी मैं प्रयास करूंगी। शादी के दिन को खास बनाने के लिए आजकल दूल्हा दुल्हन और परिवार के कुछ लोग कोई कसर नहीं छोड़ते और कुछ ऐसा ही भिलाई में भी देखने को मिला। भिलाई के सेक्टर 7 दशहरा मैदान में शादी में जयमाला की रस्म बड़े ही अनोखे अंदाज में हुई। यहाँ दूल्हा दुल्हन ने एयर बलून पर सवार होकर करीब 80 फीट की ऊंचाई पर एक दूसरे को वरमाला डाली, जिसे लोग देखते ही रह गए। इतने नहीं, मंडप को शुरुआती रस्म के बाद दूल्हा दुल्हन उसी तरह बलून पर सवार होकर स्टेज पर जा पहुंचे। इस एयर बलून को खासतौर पर बीकानेर राजस्थान से मंगाया गया। चलो तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि बुंदेलखंड की अयोध्या यानी कि ओरछा नगरी दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम राजा सरकार के विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है। यहाँ 3 दिनों तक राजसी परंपरा के साथ साथ बुंदेली संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। तो आपको छोड़े जाते हैं महोत्सव की तैयारियों के साथ। नमस्कार। ये तैयारियां हैं भगवान श्री राम राजा सरकार के विवाह महोत्सव। पहले दिन शनिवार को गणेश पूजन के साथ भगवान को तेल व हल्दी चढ़ाई जा रही है। रविवार को मंडप सजेगा और बुंदेली परंपरा के अनुसार भगवान के मंडप के नीचे महाभोज का आयोजन होगा। तीसरे दिन सोमवार को पूरे बारात नगर में भ्रमण करेगी। लोग अपने अपने घरों में भगवान का स्वागत करेंगे। फिर बारात जानकी मंदिर पहुँचेगी और विवाह की रस्मों के बाद वापस राम राजा मंदिर आ जाएगी। पूरे आयोजन में 50 से 60 हजार लोगों के लिए महाप्रसाद बन रहा है। 55 से 60 हजार आदमी को खाना बना रहा है। सभी स्पेशल है, भगवान की कृपा है। 70 भाई हैं, 33 लड़के हैं। 3 दिन चलेंगे। जिला प्रशासन ने भगवान के विवाह महोत्सव की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मंदिर प्रबंधन द्वारा जो 28 तारीख को जो शाम को बारात निकलनी है उसकी लगभग समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। बारात का जो 2 किलोमीटर का लगभग मार्ग है वो पूरी तरीके से प्रकाशमय और आकर्षक रहेगा। दूल्हा बनेंगे श्री राम राजा, जश्न मनाएगी ओरछा नगरी और आनंद से भर उठेंगे यहाँ के लोग।